नमस्कार। साहित्य गगन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सूचित हो गया होगा कि वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता इन दोनों की वैकेंसी आ चुकी है 2022। तो 2016 का जो पेपर था वो भी सोल्व कर चुके हैं हम हिंदी का, और आज हम जो सोल्व करने जा रहे हैं वो है 2018 का, जो कि 1 नवंबर 2018 को इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित हुई थी। तो पेपर सॉल्व करवाने की जो आवश्यकता है मुझे इसलिए हुई कि जो लोग फ्रेशर हैं उनको तो ये देखना ही चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें पेपर को जो है, जो पुराने पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व करके जाना ही जाना चाहिए। 2016 का पेपर जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो सॉल्व करवाया जा चुका है, उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर देखें जिससे आपको पेपर पैटर्न पता चल सके और आपके पास प्रश्न आ जाए। आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न रिपीटिव होते हैं, पूछे जाते हैं, तो हमें उनको तो साथ में लेके चलना ही चलना है। कहते हैं ना कि कठिन प्रश्न हमारा गलत हो जाए कोई बात नहीं, ना आ रहा हो हम स्किप कर सकते हैं, मगर आसान प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो उसमें आसान तो सभी को आ रहा है, अगर वही गलत हो रहे हैं तो हम रेस में से बाहर हो जाएंगे और कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम 2018 का हिंदी विषय का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने पहले वाला नहीं देखा है 2016 वाला पेपर, वो भी जरूर देख लें। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है? तो इसका उत्तर है 4। निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है? उत्तर 3, नाचना। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है ताकि। निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है 8 का 2, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है 3 का 1, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है 4 का 4, भूलना। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है 9 का उत्तर है 1, मोहन के दोस्त। इनमें से किस समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 10 का 4, प्रत्यारोप। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है? अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप। तो किसमें नहीं है? अनगिनत, क्रिया विशेषण नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? छठे का उत्तर है 4, वह पढ़ाई कर रहा है। बाकी सब में निपात है, तक भी तो। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो इसका उत्तर है उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, ये सही नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? 12 को उत्तर हो जाएगा 1, योगी प्लस ईश। तो योगीश होना चाहिए था, यहाँ पे हो रहा है योगेश। जिन्होंने संधि करनी है, संधि नहीं समझ आती, तो मैंने उसको भी बहुत पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, उसकी वीडियोस हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सबकी, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 13 का उत्तर हो जाएगा अनुपयोगी। किस विकल्प में विलोम युग्म है? ये जरूर याद रखिएगा, जब वो नहीं पूछे तो आप पेपर में जाए ना, तो आपके सामने नहीं वाला जब भी प्रश्न है तो आप नहीं पे गोला कर लो कि हमने नहीं वाला बताना है उत्तर। नहीं तो कई बार क्या है कि हम है जो है वो बता देते हैं और हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। तो आप जब भी देखें प्रश्न पढ़ते समय नहीं, तो नहीं पे गोला लगा लो। और दूसरी चीज़, प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़ना है, चाहे हमें प्रश्न का उत्तर आ गया पहले दूसरे शब्द में ही हमें पता लग गया, प्रश्न पूरा पढ़ना है और चारों विकल्प पढ़ने हैं अच्छे से। इतना समय होता है कि हम हिंदी का पेपर आराम से सॉल्व कर सके, गणित का नहीं है कि हमें समय कम मिलता है। तो चलिए, 13 का 1 हो गया। और 19 में किस विकल्प में विलोम युग्म है? 4। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है? 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? पंख से संबंधित नहीं है 3, पंचक। बाकी सभी हैं। इनमें
इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दो में नकटा। इनमें से किस शब्द में य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? यह प्रत्यय ईय प्रत्यय है, भारतीय। इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? 16 का उत्तर हो जाएगा 3 या यावर। इनमें से किस विकल्प में, 21 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा 2, चंचल और बिजली। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुलांगर, कुलांगार। ऋजु शब्द का पर्यायवाची है, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है सीधा। 1 निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है मलयुद्ध। सघन का विलोम है 18। 1 विरल। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 24 का उत्तर हो जाएगा 3 हितैषी प्रशस्त। निम्नांकित में शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है भाई? शुद्धि अशुद्धि ये वाले जरूर हमें, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये भी हमें बहुत ध्यान से देखने हैं। अगर आप संधि और समास अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इनमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 25 का उत्तर हो जाएगा 2 तंदुरुस्त शुद्ध शब्द है। निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 1 नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य है 27 का भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है। 27 में हो जाएगा 1। दास्ता का प्रचारक कौन है? 31 के अंदर 1 विकास की संभावनाएं। 1 मिनट, ये यहाँ पे पद्यावतरण है, ये यहाँ से शुरू होंगे, तो अभी पहले अपने यही देख लें। मैं सोच रही थी कि स्क्रीन पे आ रहे हैं आमने सामने तो जल्दी हो जाएगा। तो अत्यधिक गुस्सा आना, प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा है, 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 खून खोलना। ये 29 से 32 तक ये पद्यावतरण है। जैसे प्रश्न आया मुझे तभी क्लिक हो गया, ये तो भाई अपठित गद्यांश या पद्यांश में से आया होगा। तो ये पद्यावतरण है, इसका भी हमारे पास एक प्रश्न रहता है, तो इसमें इसको पढ़ के हमने फिर उत्तर देने हैं, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही हम इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर दे पाएंगे। तो 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वो हमसे? अराती शब्द का अर्थ है, अराती शब्द का अर्थ है शत्रु। 29 का 3। उक्त पद्यावतरण का केंद्रीय भाव है, तो केंद्रीय भाव इसका क्या हो जाएगा? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोचने विचारने की स्वतंत्रता इसका केंद्रीय भाव है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, दास्ता का प्रचारक कौन है? तो कौन है? विकास की संभावनाएं नकारने वाला। स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? मणि से। 32 का 2। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? हाँ जी, कौन सी नहीं है सम्मिलित? भोजपुरी। 33 में 4। अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है? 34 के अंदर क्या हो जाएगा? 4 महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? हाँ जी, भोलाराम का जीव व्यंग्य विषय क्या है? 35 का 3 शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता। युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है? ये हमारी पाठ्य पुस्तकों से हैं प्रश्न, मगर आपको मैं एक बात बता दूं, अभी 10वीं की 9वीं का और 11वीं का सिलेबस चेंज है, तो हमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। अभी हमारा नया पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, तब भी पता चल जाएगा कि हमारे क्या है, सब कुछ आ जाएगा। तो हम ये ध्यान में रख के चलें, क्योंकि युवाओं से ये पाठ अब हमारे आज की किताबों में नहीं है। तो हम मेनली इसके अंदर क्या देख रहे हैं? जो प्रश्न देख रहे हैं वो हैं साहित्य का इतिहास के देखेंगे और व्याकरण के देखेंगे।
जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं हमारे, अगर वो पाठ हमारे सिलेबस में है तो हम रखेंगे, नहीं तो वो प्रश्नों को हम स्किप कर देंगे। एक बार हम सारे देख लेते हैं, ठीक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में निहित भाव है, तो इस दोहे का निहित भाव है परोपकार। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कौन सी है? तो वह है हिम तरंगिणी। दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है, तो ये एकांकी अब हमारे सिलेबस में नहीं रही, फिर भी देख लेते हैं। पन्ना। पूजन काव्यांश राम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है? 40 का 2 हल्दी घाटी। राजिया रसोठा में राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा 2 कवि के सेवक के लिए। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा 3 बादलों के लिए। वे हमारे इधर वाले प्रश्न रह गए। 43 नंबर प्रश्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो किसका? नाम और यश की लालसा। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है, कौन है? हामिद। लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? परब्रह्म संप्रदाय। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 46 का 1, यह घटना प्रधान एकांकी है। विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व में कृतित्व को उद्घाटित करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है? तो सड़ी गली परंपराएं। पुरस्कार कहानी की नायिका के अनुसार स्वरूप राजा से क्या मांगा? पुरस्कार स्वरूप उसने क्या मांगा था? तो प्राणदंड मांगा था। मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 3, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला कौन था? तो 54 का उत्तर हो जाएगा आनंदी। एटम बम कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाए, ऊँ खाए बोराए जग ईंक पाए बोराए। उक्त दोहे का विपरीत अर्थ बताइए। हाँ जी, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 50 नंबर प्रश्न का, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाता है। धरती धोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से। ये तो सुरगा ने शर्मावे। बावजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मेवाड़। सुमित्रानंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की है? तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 सुंदर नारी से। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? साय में धूप, मसीहा मर गया, आवाज के घेरे, छोटे छोटे सवाल। तो इसका उत्तर है साय में धूप। ताहिए हीर की छोरियाँ छछिया बरछाछ पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, इसका कारण है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा 4 गोपियों का निश्चल प्रेम। अग्नि की उड़ान किस गद्य विधा की रचना है? 59 का उत्तर है 2, माफ कीजिएगा, 59 का उत्तर है आत्मकथा 2। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर में है? पेशोला। 65 का 3, उदयपुर। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध शुद्धित शोधित निरस्त्र जन, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? 66 नंबर प्रश्न का उत्तर है भारत माता पंत। मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? तो 61 का उत्तर हो जाएगा 3 छात्रावस्था में। पंत कृत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? 67 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतत विलासिनी। निर्वासित कहानी के रचयिता हैं सूर्यबाला। किरण धेनु एक कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है? अंधकार,
भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? स्कंदगुप्त। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस छद्मवेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे थे? 64 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलवी। बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है भौतिकवादी विचारधारा। द्विवेदी जी ने शीरीष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? संसार की परिवर्तनशीलता। श्रीधर पराड़कर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। गाय करुणा की कविता है गोरा पाठ के अनुसार यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जैनेन्द्रकृत दर्शन में किस बात पर बल दिया जैनेन्द्रकृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है? हाँ जी, ये बाजार दर्शन पाठ अभी भी हमारे सिलेबस में है, इसके प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कई जो पाठ हैं अभी भी हमारे सिलेबस में हैं, सारे नहीं है जो अभी हट गए हों, तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इनको, और एक एक जो पंक्ति के ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो 77 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4, आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर, खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? तोलिए, मैं और मैं, भय, ममता। तो 78 नंबर का हो जाएगा तोलिए। बहुत बढ़िया ये रचना है, पढ़ने लायक है। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? किसने माना है? 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वामन। इधर वाले हमारे रह गए 2-3। हाँ, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास। इंद्र जिमी जंभ पर बाणव ज्यों अंभ पर काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? भूषण। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में ये हो गया हमारा 79 नंबर। आत्मपरिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? सुख दुख दोनों में मस्त रहने का संदेश कवि देना चाहता है। इनमें से कौन सा 81 नंबर प्रश्न है अब, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 81 नंबर का कौन सा असत्य हो जाएगा? नंबर 2, माधुर्य गुण में ट ठ ड ढ से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ऐसा माधुर्य गुण में गुण की विशेषता नहीं है। राजन देव तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? कौन सा काव्य दोष होगा? 82 का 4, दुष्क्रमत्व। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उक्त काव्य पंक्ति में उपमेय पूछा है उन्होंने। 83 का उत्तर हो जाएगा 3। ये सभी हमारे अभी सिलेबस में है। गुण, दोष, जो भी ये अलंकार, रीति, ये सारे के सारे हैं, तो इनके प्रश्नों को हमने ध्यानपूर्वक देखना ही देखना है। और इसके प्रश्न जो है रिपीटिव होते हैं, जैसे पिछली बार पूछे गए हैं तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो उसकी कोई हमें चिंता नहीं करनी आ रही है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं, अब वो क्या पूछेगा, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना, और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा, ये बात सोच के चलेंगे तभी हम आत्मविश्वास बना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो आत्मविश्वास है डगमगा जाएगा, तो कि हम पढ़ रहे हैं वो तो पता नहीं क्या आएगा पेपर में, ये तो आएगा ही नहीं। अरे वो पहेलियाँ थोड़ी पूछेंगे, सिलेबस बनाया किस लिए है? इसीलिए तो बनाया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न करेंगे, उसके उत्तर हमने देने हैं। इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभव का द्योतक है? 87 नंबर प्रश्न। तो कौन सा है? कटाक्षपात। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ चुयो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। 8वीं कक्षा में अभी भी ये जो है कविताएं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, ये अभी है उनके सिलेबस में 88 का 1। और इसके अंदर उद्दीपन विभाव क्या है? सुदामा की दीन दशा।
और देखकर रो कौन रहे हैं? श्री कृष्ण। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये हम जब आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे तो वहाँ से बड़े आसानी से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो 89 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथात्मक है? 90 नंबर। तो कौन सी रचना वीरगाथात्मक है? कीर्तिलता। उत्तर हो जाएगा 2। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सी रचना जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? वर्णा रत्नाकर। ये जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। 92 नंबर प्रश्न देखिए। इधर हमारे 2-3 प्रश्न रह गए, वो पहले वो कर लेते हैं। सून भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 84 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2, विभावना। इनमें से किस विकल्प में अलंकार तत्संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 85 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3, भ्रांतिमान। कहीं सप्रेम एक पाही, राम लखन सखी होइए कि नाही। कि कौन सा अलंकार है, जो अलंकार है उसका उदाहरण सही दिया हुआ है या नहीं, ये हमें बताना है। 86 नंबर देखिए। सोरठ छंद के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 86 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1, यह मात्रिक विषम छंद है, ये ऐसा कह रहे हैं। ये 91 नंबर। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है 1, वर्ण रत्नाकर। बाकी सभी जैन साहित्य से संबंधित हैं। निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना, बिल्कुल नहीं माना। रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 97 का 4, अमरकांत। कितने पाकिस्तान, ये इनकी रचना अमरकांत की नहीं है। इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है? हाँ जी, 93 नंबर का उत्तर हो जाएगा कबीर परचई रैदास। कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 98 नंबर प्रश्न। तो 98 नंबर का उत्तर हो जाएगा खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश। ये सही नहीं है। आप देख रहे होंगे जैसे प्रश्न वो कर रहा है, नहीं है नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें उस जिस रचनाकार के बारे में इसने नहीं है दिया तो उसके बारे में हमें सारा पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, और ये इसकी नहीं है, ये किसी और की है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश की नहीं है। 94 नंबर प्रश्न देखिए। कवि कुलकंठाभरण के रचनाकार हैं? तो कवि कुलकंठाभरण के रचनाकार हैं दुल्हे। इनमें से किस रचना को 2017 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? हाँ, ये लेटेस्ट जो प्रश्न होते हैं, किसको ज्ञानपीठ मिला, किसको साहित्य अकादमी मिला, ये भी हमें ज़रूर ध्यान रखने होते हैं। तो इनमें से भी एक प्रश्न पक्का आता है। तो ये प्रश्न 2017 का उसने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न। इसका उत्तर हाँ जी, इस प्रश्न के अंदर हमें बोनस दिया है, डिलीट किया गया था यह प्रश्न, क्योंकि इसके अंदर जो ये चारों के चारों विकल्प दिए गए ये गलत थे। तो ये उत्तर ये जो प्रश्न है वो डिलीट हो गया है। तो ये हो जाता है मिस्टेक से, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर हमें ये याद रखना है कि हमसे जो लेटेस्ट जो भी प्रश्न है, किसको साहित्य अकादमी मिला, किसको ज्ञानपीठ, वो भी पूछे जाते हैं। 95 नंबर प्रश्न देखिए। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो कब आरंभ हुई थी कवि वचन सुधा? 1868 में। 95 का 1। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हाँ जी, 96 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4, राम नरेश त्रिपाठी विष्णुप्रिया। 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो 100 का उत्तर हो जाएगा कौन हुए थे? गिलक्राइस्ट।
इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? कौन सी हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प नंबर 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? किस नाम से किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। 102 का उत्तर हो जाएगा 2, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित नहीं है? 103 का उत्तर हो जाएगा 2। जिन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है, अगर ये प्रश्न पेपर में आया तो कई लोगों ने नहीं पढ़ा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है। तो अगर हमने वहाँ पे सोचना होता कि क्या नाम हो सकता है, तो आपको पता है जॉर्ज ग्रियर्सन के ने जो अपना ग्रंथ है उनका हिंदी साहित्य से संबंधित, उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो उसके अंदर वो वर्नाकुलर खुद बोलते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। जैसे कि हमें पता हो कि किसी लेखक ने ग्रंथ का नाम क्या दिया है, तो हमें वहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वर्नाक्युलर ग्रियर्सन बोल रहे हैं अपने ग्रंथ को। तो अगर हम एक कहते हैं ना तुक्का लगाना हो, तो वो यहाँ लगा सकते थे कि अगर ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न कभी हमारे पेपर में आ जाए तो उस लेखक से संबंधित हमें कोई बात पता हो और वहाँ वो फिट बैठ रही हो, तो तुक्का लगाने में कोई हर्ज नहीं होता जब हमारे 50-50 चांस होते हैं। क्योंकि कौरवी, हिंदुस्तानी, जनपद या ऐसा नाम वो नहीं देंगे। और उनके ग्रंथ का नाम भी यही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इस तरह से भी हमें पढ़ना है कि हम वहाँ तुक्का लगाएं तो किस तरह से लगाएं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है? तो कौन सी है? 103 का उत्तर हो जाएगा बघेली। 107 नंबर प्रश्न देखिए। अजो त्र्याना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाकबास बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। उक्त दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है? सत्संग का महत्व। हाँ जी, 104 नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं हम। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध बेदा। बालकांड रामचरितमानस में यह कथन किसका है? तो बालकांड अभी भी सिलेबस में ऐसे कोई प्रश्न अभी तक हम कितने सारे कराए हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर हो, सभी सिलेबस के अंतर्गत है। तो 104 का उत्तर हो जाएगा 1, शिवजी। विगम वर्षा बीतियाँ गुण सो चंद गुणीस, विसहर तिथि गुरजेठ बदी, समय पलटी शीस। वीर सत्यसाई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? इसका 2 है, विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति। 105 नंबर प्रश्न देखिए। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियाँ किसने किससे कहीं? तो 105 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1, कृष्ण ने उद्धव से। 109 नंबर देखिए। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पिता मैं पास हूँ, कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? तो यह कथन है युधिष्ठिर का। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ जी, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम पहले। तो इसके अंदर इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न अभी देख लें। गिरधर हम मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? 106 का उत्तर हो जाएगा 3, माधुर्य भाव। कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, असाध्य वीणा में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 111 का उत्तर हो जाएगा राजा का। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? तो सच्चा उत्साही किसे माना है आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध के अंदर? कम सौंदर्य के उपासक को, कर्म सौंदर्य के, माफ कीजिएगा, कर्म सौंदर्य के उपासक को। 112 का 4, मैं पादा बन गया हूँ। 116 नंबर प्रश्न। करो जर्मन के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था कहानी में यह कथन किसका है? तो 116 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2, वजीरा सिंह।
117 एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो 117 का उत्तर हो जाएगा 2 दाम्पत्य संबंधों का विघटन। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है, यह कथन इसके लिए लहरों के राजहंस के लिए सही नहीं है। 118 नंबर प्रश्न, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है? 118 का हो जाएगा 1। हाँ जी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक सूचित करना चाहूँगी कि अभी हमारे सिलेबस के अंदर कहानियाँ नई जोड़ी गई हैं। तो उसके अंदर एक कहानी है विजयदान देथा जी की उजाले के मुसाहिब, प्रेमचंद की पूस की रात। तो ये जो उजाले के मुसाहिब है वो कहानी जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। आप लोगों ने उसको भी पढ़ना होगा क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर देंगे तो वो सिलेबस तो हमें सारा ही करना है। तो वो कहानी भी आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। और रही बाकी अन्य कहानियाँ पूस की रात, वो भी आपको जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको सूचना मिल जाए। तो 118 नंबर प्रश्न का उत्तर है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु वो परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है। जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। बहुत अच्छी कहानी है ये भी। तू करता तो भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी वली गई जित देखूं तित हूँ। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है? अहम भाव का तिरोभाव। 119 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिस विधि में किस विधि के लिए ये बात कही गई है? तो वो है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। हमारी शिक्षण विधियां भी हैं, ये उसमें से प्रश्न आया है। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है? मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी। तो इसका उत्तर है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। जब हम कहानी पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि यह संवाद किसका है और किसका नहीं है। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है 1 प्रदर्शन विधि। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण किस में होते हैं? प्रदर्शन विधि में। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों। तो इसका उत्तर है 121 का 3 दल शिक्षण विधि। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? 122 का उत्तर हो जाएगा 1 अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है सूक्ष्म शिक्षण के लिए? 4 शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक है वो है, हाँ जी 127 का उत्तर हो जाएगा, हाँ जी क्या उत्तर होगा इसका? व्याकरण अनुवाद विधि नंबर 3। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह है, 123 का उत्तर हो जाएगा 3 समवाय शिक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? तो 128 का उत्तर हो जाएगा 3 आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। 124 नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, ऐसा किस शिक्षण विधि के अंतर्गत है? तो वो है 2 प्रत्यक्ष विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। 129 का उत्तर हो जाएगा सभी।
125 नंबर देखिए, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य भी ये सभी है इसका उत्तर। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है कौन सी विधि में? तो 130 का उत्तर हो जाएगा 2, फ्लैश कार्ड द्वारा वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है फ्लैश कार्ड विधि में। आगमन विधि की विशेषता नहीं है, सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है। दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, दृश्य श्रव्य उपकरण जो है वो शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, यह कथन जो है असत्य है, सत्य नहीं है। मौन वाचन 135 नंबर प्रश्न, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, नहीं। छोटे बच्चों के लिए तो मौन वाचन बिल्कुल भी सही नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं होता। 132 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी, क्या सहायक होगी? 132 का उत्तर हो जाएगा 2, भाषा शिक्षण यंत्र। किस आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है? 136 उत्तर हो जाएगा इसका अनुलेख। 137 किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है, क्या हो सकता है? 137 का उत्तर हो जाएगा 3, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों। हाँ जी। 133 नंबर प्रश्न देखिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है किस विधि में? 133 का उत्तर हो जाएगा 1, साहचर्य विधि में। 138 देखिए, विद्यार्थी की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ? सतत मूल्यांकन द्वारा इसके अंदर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 139 नंबर प्रश्न, ई संयुक्त स्वर है, अ कंठ्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल सही है। ऋस्व ई मूल स्वर है, बिल्कुल सही है, मगर दीर्घ ई संयुक्त स्वर नहीं है, ये दीर्घ है। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, 140 का उत्तर हो जाएगा महाप्राण कौन है? स। 145 में देखिए, निम्नलिखित में देशज शब्द है, लड्डू, साड़ी, तेंदुआ, हांडी। 145 का उत्तर हो जाएगा 3, तेंदुआ देशज शब्द। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए, भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना। उपयुक्त में संज्ञा शब्द है, हाँ जी, संज्ञा शब्द किसमें है? तो संज्ञा शब्द है सौंदर्य में और कल्पना में। 146 का उत्तर हो जाएगा ब और द दोनों। 146 का हो जाएगा 4, ब और द। हाँ जी। 141 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? 141 का उत्तर हो जाएगा 3, श। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है भव्यता। 142 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? घृत, नवनीत, ये दोनों तत्सम है, बाकी में जैसे ये नारियल नहीं है तत्सम, घोड़ा तत्सम नहीं है, ठीक है, काग तत्सम नहीं है। 148 देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? किसमें हुआ है? आप गांव से कब आए? निम्नांकित में तद्भव शब्द है, 143 नंबर प्रश्न कर रहे हैं अब। तो तद्भव शब्द है कंगन। 144 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो कौन कौन से? मकान और दरवाजा विदेशी मूल के हैं। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नवीनता। बाकी लड़कपन नहीं, दानवता नहीं, मम से बना ममता, नवीनता। 149 का 4 बिल्कुल सही है। 150 नंबर प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न इस पेपर का। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकाधिक। इनमें से यह जो अधिकाधिक शब्द है वो संज्ञा से निर्मित नहीं है। तो ये हमारे आज का पेपर कंप्लीट हुआ 2018 वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। तो अपने और भी पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, व्याकरण के भी टॉपिक अब अपने करेंगे, जो कहानियाँ रखी गई हैं सेकेंड ग्रेड के अंदर वो भी करेंगे। और आप लोगों में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।